लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पंचायत चुनाव का हरियाणा में आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जनपद सोनीपत में। सोनीपत के गांव अकबरपुर बैराटो में बैठे हुए हैं, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सरपंच पद के जो भावी प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में हैं संजीव चौहान जी। उनसे जानेंगे चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, उनके हम राय लेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, देशी मुद्दे को लेकर और शहीदों मिले सम्मान को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अच्छा संजीव, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, कल स्वतंत्रता दिवस है जी। हमारे माध्यम से देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं हमारे माध्यम से देना चाहते हैं जी? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा। और इस बार वैसे तो हम हर बार ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, तो हमने लोगों को बहुत प्रेरित किया और गांव में हमने बहुत घरों पे ऊपर झंडे भी लगवाए हैं और लोगों को झंडे भी वितरित किए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे झंडा अगर अपने मकान पे लगा होगा तो उसमें देश भावना जागृत होगी। अच्छा संजीव जी, मेरा पहला सवाल जी, तो मैं देश को लेकर सवाल मैंने किया, सबसे पहला सवाल आपके गांव को लेकर जी, इस व्यवस्था को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर। 3 राज्यों में पंचायत चुनाव संचालित है, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा। मैं बात करूं हमारा ग्राम प्रधान, हमारा सरपंच कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या मानक सरकार तय करे जिससे व्यवस्था सुदृढ़ बन जाए, गांव में विकास हो जी? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव से ही देश विकास कर सकता है जी। सबसे पहली कड़ी गांव ही होता है कि जहां से अगर प्रगति का काम होगा तो हमारा देश और उज्जवल होगा और अच्छी स्थिति में होगा। तो गांव में विकास होना सबसे जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले 70% हमारा हिंदुस्तान देहात में ही बसता है जी। तो गांव का सरपंच शिक्षित होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। गांव में जो विकास के जितने भी कार्य हैं वो सरपंच द्वारा ही इम्प्लीमेंट करे जाते हैं गांव के अंदर। तो अगर सरपंच पढ़ा लिखा होगा तो गांव में अच्छे सुधार के काम होंगे, नई नई योजनाएं लागू करेगा, विकास का कार्य अच्छा होगा, तो तभी हमारा देश उन्नति की दिशा में कदम रखेगा। संजीव जी, जो गांव में चुनाव होते हैं, हमने अनुभव किया है सर्वेक्षण के तहत, गांव में चुनाव राजनीति हो रही है, परिवारवादी राजनीति गांव में होती है, पार्टी बनाई जाती है, 2-2 पार्टी चुनाव गांव में होते हैं, विकास के मुद्दे अछूते रह जाते हैं। क्या आप मानकर चलते हैं कि आपके गांव में कैसे परिवारवादी राजनीति होगी, विकास की राजनीति सरकार की तरफ से तो विकास को लेकर कार्य कराए जाए? जनता क्या चाहती है, परिवारवादी राजनीति हो या गाँव में विकास हो, और आप क्या चाहते हैं जी? देखो, गाँव में मैं तो ये कहता हूँ राजनीति के अंदर परिवारवाद या कुछ जातिवाद इस तरीके का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर राजनीतिक आदमी आता है तो राजनीतिक आदमी इसलिए मैदान में आता है या वो चुनाव लड़ता है कि लोगों की सेवा भावना के लिए, कि काम करे जाएं, विकास का काम हो, उनके द्वारा हो। हर आदमी कहीं नहीं जा सकता। ग्राम प्रधान इसीलिए बनाया जाता है कि गाँव में भी जो सुधार के काम होंगे वो ग्राम प्रधान के थ्रू ही होते हैं। तो इसको राजनीति करना या परिवारवाद का सिस्टम रखना ये एक गलत सी बात है। राजनीति में तो ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। और बाकी हमारे देश की राजनीति जो है वो करीब 70 सालों से तो परिवारवाद पे ही चल रही है। वो मैं नहीं कहना चाहूँगा किसी पार्टी के बारे में, तो वो सभी को पता है। बाकी ये है कि परिवारवाद तो होना ही होना नहीं चाहिए राजनीति के अंदर। और बाकी जहाँ तक सरपंच का सवाल है, सरपंच गाँव में विकास की एक कड़ी होता है, उसी के द्वारा सारे विकास कार्य कराए जाते हैं। बाकी मैं बात करूं संजीव जी, हमारे माध्यम से आपका पूरा गांव देखेगा। मैं आपसे बात करूं, अगर आप सरपंच बनते हैं, किन विकास के मुद्दों को लेकर आप प्राथमिकता पर कार्य करेंगे? सबसे पहले किन मुद्दों को लेकर कार्य करेंगे जी? देखो, मुद्दे तो हमारे गांव के अंदर काफ़ी हैं जिनमें काम होने की बहुत आवश्यकता है। गली नालों का बहुत ज़्यादा जर्जर हालत है। गांव में पानी की निकासी का व्यवस्था नहीं है। और आजकल जैसे डिजिटल इंडिया हो रहा है तो गांव में कैमरे वगैरह भी लगने चाहिए, जिससे गांव में कोई अपराध वगैरह होगा उसमें भी हमें आसानी रहेगी। अपराधी डरेगा कि भाई कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये काम भी होना ज़रूरी है। बाकी ये है कि
पानी की थोड़ी सी समस्या बढ़ती जा रही है जब से हमारे एरिया में इंडस्ट्रीज लगी है। तो पानी की समय समय पर जांच हो और लोगों को जागरूक किया जाए कि ये पानी पीने लायक नहीं रहा है, उसका टीडीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी गाँव में प्राइवेट सप्लायर भी हैं जो पानी आरओ का देते हैं, मगर उसकी गुणवत्ता की जांच कोई नहीं करता। वो किस तरीके का पानी सप्लाई कर रहे हैं, लोगों को मिल रहा है, किस तरीके का पानी पी रहे हैं। सरकारी ट्यूबवेल भी हैं, वो उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, वो वेस्टेज ज़्यादा होता है और वो कंज्यूम कम करते हैं लोग बाग। पानी का ट्यूबवेल चल जाते हैं, सरकारी ट्यूबवेल चल जाते हैं, जिनको यूज करना करते हैं, उसके बाद में उसको कोई बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है, वाल नहीं है, टोंटियाँ वगैरह नहीं लगी हुई। तो उस वजह से पानी की वेस्टेज बर्बादी बहुत ज़्यादा है। और बाकी जैसे गवर्नमेंट कहती है कि जल को बचाओ, तो अगर इसी तरीके से अगर पानी का नीचे से दोहन होता रहा तो वो दूर दूर नहीं है कि हमें भी 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अभी गांव का वाटर लेवल थोड़ा सा हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव के पास में 8 नंबर ड्रेन है, उसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल है ना वो डाउन नहीं जा रहा, वो स्टेबल है। क्यों, उसमें हर समय पानी चलता रहता है, उससे वो जो ग्राउंड वाटर की है पूर्ति होती रहती है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम तो मस्ट है जी। आजकल जिस क्षेत्र में भी जाओगे बिना पढ़ाई लिखाई के तो कोई पूछता नहीं, और फिर कंपटीशन इतना हो गया। पहले 60% या 70% मार्क्स आ जाते थे तो बड़े खुश होते थे कि मैं फर्स्ट क्लास, मैंने फर्स्ट डिवीज़न ली है, मैं अच्छे नंबर आए हैं मेरे, फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ। मगर आज वो बहुत पीछे चले गए हैं। अब 95, 99, 98 का ज़माना आ गया है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पे भी बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। खाली फीस देने से तो काम नहीं चलेगा ना। और बाकी गांव में हमारा स्कूल एक अच्छा मॉडर्न स्कूल मैं कहूँगा, सरकारी स्कूल होने के नाते, कि हमारे एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमारे स्कूल को चमकाने में बहुत मेहनत की। और आज मैं समझता हूँ कि आदर्श स्कूल की श्रेणी में हमारा गांव आता है, और प्राइवेट स्कूल आसपास भी हैं, उनकी टक्कर का स्कूल है। अच्छा, हरियाणा ने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। यहाँ के खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपना डंका बजा चुके हैं। आपसे मैं बात करूं, अपने ग्राम वासियों के लिए, अपने जो युवा हैं उनके लिए किन खेलों को लेकर आप गांव में कोच नियुक्त कर दें, सरपंच की क्या जिम्मेदारी बन सकती है? जी देखो, पहले तो यही था कि हमारे गांव में कोई खेल कूद का स्थान ही नहीं निश्चित था। जी अभी थोड़े समय पहले ही हमने एक ग्राउंड बनवाया गांव में, जी तो वो करीब 5-6 एकड़ का गांव है, वो ग्राउंड बनाया है। तो उसमें क्या है कि अभी खेलने की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है। घास वगैरह तो लगवाई थी, बाकी अभी उसमें कमरा वगैरह अगर बनता तो कोई किट वगैरह दी जाती है, बच्चों को प्रेरणा। बाकी हमारा एक सतपाल फौजी है गांव में, वो रिटायर आर्मी है, तो उसने थोड़ा सा प्रयास इसमें किया है कि बच्चों को कुश्ती के लिए भी प्रेरित करता है, और वो उनकी कोचिंग भी देता है उनको, अपने निजी इंटरेस्ट के कारण। बाकी कुछ लेता नहीं है बच्चों से। कबड्डी के भी बच्चों को तैयार कर रहा है। बाकी आसपास के गांवों में आप इसमें कंपटीशन वगैरह होता है तो उन बच्चों को लेके भी जाता है। क्रिकेट की टीम भी है हमारे गांव में। पर पंचायत स्तर से उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, जैसे ट्रैक सूट वगैरह समय समय पर देते जाएं, जूते की जरूरत है तो जूते वो दिए जाएं, प्लेट वगैरह दिया जाए, सामान दिया जाए, वो पंचायत देती भी रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी पंचायत आए, यही नहीं कि हमारी आए या जो भी आगे आने वाली पंचायतें हैं, तो उन बच्चों को अगर स्पोर्ट्स की सुविधा दी जाएगी तो बच्चे ज़रूर आगे निकलेंगे। और बाकी ये तो पूरे देश में ही पता है कि देशों में देश हरियाणा, जिद्दू दही का खाना। जब अगर हमारा खान पान अच्छा होगा तो हृष्ट पुष्ट होंगे, अगर बॉडी ठीक होगी तो स्पोर्ट्स में भी आगे निकलेंगे। ये भी कहा था कि जैसा पियोगे पानी ऐसा पियोगे पानी। बिल्कुल। तो पेयजल तो व्यवस्था खराब हो रही है आपके यहाँ? पेयजल की व्यवस्था तो हम कर रहे हैं, देखो लगे पड़े हैं। बाकी ये है कि अब देखो आगे क्या होगा। बाकी कंपनियों के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करा जाएगा कि जो अपना वेस्ट वाटर है वो ग्राउंड में ही छोड़ रहे हैं वो, कि उनके पास अपने कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए, कोई उनका अपना कोई सिस्टम नहीं है। तो अभी उनकी भी 1-2 बार शिकायत की है हमने प्रशासन को। प्रशासन ने भी थोड़ा सा उन पर दबाव दिया है, तो हो सकता है कई कंपनियों ने हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हों। बाकी ग्राउंड में अगर ज़मीन में अंदर उसको पानी को छोड़ते रहेंगे तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा, पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैं बात करूं आपके गांव में आवागमन की बड़ी समस्या बता रहे थे कि आप इम्प्रूवमेंट हो सकता है अंतर्राज्यीय बस से होता है। हाँ, अंतर्राज्यीय बस तो जैसे हमारी दिल्ली बस जाती है सोनीपत से, नरेला के लिए जाती है, नरेला से आगे भी जाती है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसके इतने चक्कर नहीं है। तो जैसे आधे घंटे की या 1 घंटे की कोई सर्विस हो तो लोगों को थोड़ी सी आसानी रहेगी। डीटीसी की बस है, डीटीसी की बस भी सफियाबाद गांव से पीछे रुक जाती है। अगर वो बारोटे तक या अपना जिंदल यूनिवर्सिटी तक अगर उसका रूट बनाया जाए तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी कलेक्शन होगा।
तो अभी तो खैर खाली आती है, बस वो इतना उसमें ट्रैवलिंग नहीं करते लोग बाग, क्यों रूट ही इस तरीके का है। पर रूरल एरिया वो सफियाबाद वाले भी उसको लाइक नहीं करते, क्यों वो 1 किलोमीटर पीछे छोड़ देती है। अच्छा, तो प्राथमिक चीज़ जो होती है गाँव में, कुछ ऐसा कोई कार्य अलग हटके करना चाहते हैं जो वो लोग कहीं है ना आज तक पंचायत में, ऐसा कोई कार्य है आपके मन में? कार्य तो जी बहुत है मेरे दिमाग में पर समय, मैनिफेस्टो किताब भी पूरी हाँ मैंने पूरी किताब लिखी थी। उस पे क्या है कि बच्चों का खेल कूद का सिस्टम भी था उसमें, बाकी है कि लाइब्रेरी भी बनवाने का विचार था, जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है गांव का वो भी सुधारवाने का था, एक गऊ घाट था हमारा, तो कुछ पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर उस तरीके के कोई पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था हो तो गांव में जैसे चरागाहों से पशु लौटते हैं तो आते समय वहाँ पानी पिलाया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जाए। गांव में लाइब्रेरी का साधन नहीं है बैठने उठने का, तो अगर लाइब्रेरी एक ऐसा जरिया है जहाँ पे गेट टुगेदर होते हैं, आदमी बैठते हैं, एक दूसरे के विचार करते हैं, और वो कहते हैं ना कि जहाँ 4 अर्थशास्त्री बैठ जाते हैं बात करने तो वहाँ 5 मत निकलते हैं, 5वां मत अपना आप निकल जाता है। तो पढ़ाई लिखाई का भी हमारे गांव में ठीक है, पर ये 1-2 प्राइवेट स्कूल खुले हैं उनमें भी बच्चे जाने लगे हैं। पर यह है कि आजकल फीस कलेक्शन सेंटर हैं, ये एजुकेशन सेंटर नहीं है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सब फीस कलेक्शन करे जाते हैं। और वैसे देसी भाषा में कहते हैं कि स्कूल वो संस्थान है जहाँ पे बच्चों को कूटा जाता है और माँ बाप को लूटा जाता है। तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए स्कूलों के ऊपर कि भाई पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। कुछ ऐसे नियम बना देते हैं कि अब स्टाई फंड लगेगा, बिल्डिंग फंड, ये फंड वो फंड, दुनिया भर के कहाँ से पेरेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। कई प्रोफेशन तो ऐसे हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, उसके अंदर भी पूरा लूटा जाता है। आप किसी दुकान से सामान लो तो आप बार्गेनिंग करोगे कि ये इतने का नहीं इतने का सामान होना चाहिए, मगर मेडिकल स्टोर एक ऐसा है उसने जितने पैसे मांग लिए तो आप दोगे, क्यों आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके के कई काम हैं जो गांव स्तर पे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। एक हमारा पशुओं का सरकारी हॉस्पिटल है, वो गांव से इतनी दूर हो गया है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी हमारा इधर ट्रांसफ़र करने का विचार था। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे, वुमेन रिजर्वेशन सीट होती है, महिला आरक्षण इसको, हाँ, ये अभी जो प्लान हमारा चल रहा था ये वुमेन रिजर्व सीट थी। इसको लेकर हम बड़ा सर्वेक्षण हम कर रहे हैं कि राय इकट्ठा कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति से। ऐसे क्या ये सही मायनों में जो जिस नीति को लेकर सरकार इसको अमल में लाती है, क्या सफलता मिल रही है सरकार को? सरकार को कोई सफलता नहीं मिल रही है। कुछ जो जागरूक हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उन्होंने हरियाणा में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें बहुत अच्छे से विकास के कार्य किए हैं महिला सरपंच ने, मगर अमूमन देखा जाए तो 90% ऐसी महिला सरपंच बनी है जो कभी भी ब्लॉक में नहीं जाती। कमियां क्या हाँ, वो कमी क्या, वो मतलब यही लगाओ कि पुरुष प्रधान, हाँ बिल्कुल, वो आज भी है पुरुष प्रधान समाज संस्कृति हो रही है हमारी। तो उसमें क्या है, समाज इस तरीके का हो गया कि लेडीज कहाँ जाएगी। अभी वो मैं तो उस लेडीज सरपंच के पति को एसपी बोलता हूँ, सरपंच पति बोलता हूँ मैं। तो एक दिन मैंने कहा भी था एक सरपंच का, और एसपी साहब क्या हाल है, एसपी साहब क्यों कह रहे हो, मैंने कहा सरपंच पति है ना भाई। तो महिलाएं नहीं आगे आती, उनका नाम लेके इलेक्शन लड़ा जाता है, मगर उसका सारा कमांड जेंट्स के पास ही होता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे, देशी ज्वलंत मुद्दों को लेकर, देशी ज्वलंत मुद्दे सरकार नई नई कार्य देश में कर 370 हटाई, 3 तलाक, राम मंदिर, CAA, NRC, और अब 4 सरकार एक अभी परसों अखबार में पढ़ा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। कि सरकार की जो नीतियां हैं वो देश हित में, आप क्या मानते हैं? सरकार की नीतियां देश हित में तो हैं ही हैं, पर अपने निजी स्वार्थ भी है। अगर इसका क्या बोलते हैं, जातिवाद वाला सिस्टम कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, अगर इस तरीके का नहीं लें तो कई पार्टियां तो इसके ऊपर ही अपना क्या बोलते हैं, हाँ उसी के ऊपर ही काम चल रहा है, उनका फोकस चल रहा है। बाकी उससे कोई देश का भला तो होने वाला है नहीं है। बाकी सरकार नीतियां बहुत बनाती है, मगर वो खाली घोषणाओं में ही रह जाती है, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। बहुत से ऐसे हैं कि मान लो एक कोई योजना है कि भाई कोई लोन की योजना अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर अनाउंस की है कि भाई ये लोन की योजना मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, अगर उस योजना के बारे में अगर वो योजना बैंक इम्प्लीमेंट करता है, बैंक के पास जाके पूछते हैं क्या ये जी ये योजना है, क्या हमें इसके अकॉर्डिंग लोन मिल सकता है, कह रहे हमें तो इस योजना का पता ही नहीं है। तो वो वहाँ से आते आते धरातल पर
सिमट जाती जन है। कल्याणकारी योजना है कहीं भी। हाँ, मतलब ये पूर्ण तरीके से है। सबसे पता क्या है कि जो जिला प्रशासन है, गवर्नमेंट योजना बना देती है, मगर जो जिला प्रशासन है वो जिला प्रशासन उसको पूर्ण तरीके से उसको उस पर कार्य नहीं करता। जिन कर्मचारियों, जिनकी सरकारी मुलाजिमों के थ्रू वो काम होने चाहिए, उस पर वो पूरे तरीके से फोकस नहीं करते। वो सब अपने अपने सिस्टम में लगे रहते हैं, पुराने डर्रे में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे महापुरुषों को लेकर। उसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जो भाई आपने सवाल करा था मेरे से, कि अगर जैसे गवर्नमेंट को योजना लाती है तो वो और उसको इम्प्लीमेंट जिला स्तर पे ही करेगी, जिला स्तर से ही ग्रामीण लेवल तक पहुंचेगी। तो अगर वो उस योजना के जगह जगह कैंप लगाए जाएं, जगह जगह बैठ के लोगों को बताया जाए, उस योजना के बारे में समझाया जाए। खाली कई योजनाओं के बारे में हमारे गांव में बताने आते हैं, तो मगर उनका क्या होता है कि वो खाली अपना रजिस्टर पूरा करने के लिए हाँ औपचारिकता निभाते हैं, और आने के बाद में ये कहेंगे इधर से रिकॉर्डिंग करो, इधर से रिकॉर्डिंग करो, और हम ये बोलेंगे कि ये योजना लागू होनी चाहिए, ये योजना लागू होनी चाहिए, सरकार की योजना अच्छी है, इस तरीके से करके वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके चले जाते हैं। वो मतलब पूरे तरीके से समझा भी नहीं पाते। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ महापुरुषों को लेकर, जिनकी वजह से हम आज आज़ाद है। आप सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ जी, सभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं जी। उनको आज की पीढ़ी हमारी भूल चुकी है। शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, महापुरुषों के प्रचार प्रसार के लिए एक जनप्रतिनिधि क्या भूमिका हो सकती है? जनप्रतिनिधि की भूमिका ये है कि सबसे पहले तो कहूँगा कि अगर शिक्षा के माध्यम से ही अगर बच्चों में अपना, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या हमारे वीर वो हुए हैं, राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, तो उनके बारे में अगर हम शिक्षा के स्तर के माध्यम से ही लोगों बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसका ज़्यादा प्रसार होगा, फैलाव होगा, लोगों के बच्चों के दिमाग में भी आएगी, वो आगे जाके बताएंगे। अभी क्या है कि भाई अभी सिस्टम जो हो रहा है सारा इंग्लिश मीडियम से, तो सारा अपना जो पुराने अपने योद्धा थे, वीर पुरुष थे, उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं बनता। सब IIT, BTech, C.Tech सब इन्हीं में लगे हुए हैं, वहाँ उनका कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को भूल जाएं तो क्या प्रगति कर सकते हैं हमारे? देखो, जो पुराना सिस्टम था, पुराना सिस्टम आज के सिस्टम के ऊपर आज भी भारी है। जैसे आपने हड़प्पा संस्कृति देखी होगी, मोहनजोदड़ो की आपने संस्कृति देखी होगी, तो वो कौन सी ईसा की संस्कृति थी कि वहाँ पे मकान बने हुए थे कच्चे। उस टाइम पे भी योजनाएं बनाई जाती थी, गलियाँ, बड़ी गली होती थी, उनके साथ में बड़ी नालियाँ होती थी, फिर छोटी नालियों में बड़ी नालियों में मिक्स होती थी। तो उस टाइम पे भी संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करता रहता है समय समय पर। अच्छा, महापुरुषों के प्रचार प्रसार के लिए हम भी योजना चला। हाँ बिल्कुल, मीडिया जो है अपना पत्रकारिता का जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो बहुत अच्छा उसमें भूमिका निभा सकती है। आज मीडिया के थ्रू ही बहुत जल्दी ही लोगों के अंदर पहुंचा जा सकता है, और ये प्रसार का जो काम है और पुराने महापुरुषों का आप लोगों के सहयोग के बिना तो बिल्कुल कार्य नहीं। बिल्कुल वो हो सकता है। जैसे आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मुझे आपके साथ गेट टुगेदर होने का मौका मिला, और मैंने कुछ अपने विचार रखे। अगर इस तरह के लोगों से ही अगर पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति हैं, जो पत्रकार हैं, वो मिलते रहें और इस तरीके की अपना इंटरव्यू लेते रहें और उसको प्रसार करते रहें या टीवी पे दिखाते रहें, तो लोगों में जागरूकता आएगी और अपने पुरानी संस्कृति को भूलने से हट जाएंगे वो। आखिरी अपील आपके माध्यम से कराना चाह रहा हूँ, ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं, कैसा प्रधान ग्रामवासी चुने? ग्राम प्रधान, क्योंकि चुनाव के समय क्या होता है, पैसे बांटे जाते हैं, सभा वितरण होता है, चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम किया जाता है, और कहीं ना कहीं कच्चे लालच में लोग ऐसा कार्य कर लेते हैं। जी देखो, ऐसा है कि मैं तो सभी गाँव वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो शिक्षित लगे, जो पढ़ा लिखा लगे, और आपको ये उन पर उस पर भरोसा हो कि ये हमारे उस पर मुद्दों के ऊपर खरा उतरेगा, जो हम चाहते हैं वो कार्य सभी संपन्न कराएगा, तो उस तरीके से देखा। शराब तो 2 दिन की है, 4 दिन के जो शराब पिला रहा है या पैसे बांट रहा है, तो उसके बाद में आप क्या उम्मीद रखोगे उससे? क्या वो गांव के विकास कार्य करेगा? मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो विकास कार्य जब पैसे दे गई और शराब पिला गई या सरपंची हासिल करेगा, तो पहले तो अपना घर भरेगा ना वो उसने क्यों लुटाया, फिर उसको अर्जित करेगा वो। तो बाकी ये है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा तमाम वोटरों से, धन का और शराब का लालच ना करके, और जो शिक्षित है और जो तो कर्मठ है, जुझारू है और कदावर आपको लगता है कि ये कर सकता है, तो उसको चुनना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से।
ये इस बिरादरी का है, बिरादरी को छोड़ के, जाति को छोड़ के, उसको छोड़ के ही आदमी को ये देखो कि मैदान में कौन है और किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। संजीव जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरपंच बने और जिन वादों को हमारे माध्यम से आपने जनता से किया है, उन वादों पर आप उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बोलने का मेरे को मौका मिला और मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। अभी हमने बात की जनपद सोनीपत के गांव अकबरपुर बैरोटा के जो ग्राम पंचायत सरपंच पद के भावी प्रत्याशी है संजीव चौहान जी, जिनका कहना है जनता अगर उन पर विश्वास करती है, उनको इस पद पर चुनती है, तो गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर निस्तारित करना आवश्यक प्रयास करें। महाकवि दिनकर कहते हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के लिए वास्तव में लोकतंत्र का शासन होता है। हरियाणा से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच काड़ा न्यूज नेटवर्क, हरियाणा।